प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल का 7वां प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत राजनयिक मिशन की समाप्ति के बारे में पढ़ेंगे। राजनयिक मिशन सरकार की भांति नहीं होते, जिसका कानूनी अस्तित्व व्यक्तियों के बदलने पर भी बना रहता है। असल में प्रत्यय पत्र व्यक्तिगत आलेख होते हैं, इसलिए कूटनीतिक मिशन की समाप्ति संबंधित राजदूत के मर जाने पर या स्वदेशी सरकार द्वारा उसे वापस बुला लिए जाने पर हो जाती है। ओपेनहाइम ने कई कारणों से दौत्य कार्य की समाप्ति के बारे में बताया, जिसमें सबसे पहला कारण ये माना जाता है कि मिशन का उद्देश्य यदि पूरा हो जाए तो दौत्य संबंध की समाप्ति हो जाती है। दूत मंडल को जिस उद्देश्य के लिए भेजा गया है उसके पूरा होने पर वह समाप्त हो जाता है। और कई बार दूत किसी समारोह में भाग लेने के लिए भेजे जाते हैं, जैसे शादी, दाह संस्कार या राजतिलक आदि। इस कार्य के संपन्न होते ही राजनयिक मिशन समाप्त हो जाता है, किंतु घर लौटने तक उसके विशेषाधिकार बने रहते हैं। फिर है जैसे प्रत्यय पत्र की अवधि समाप्त होना। यदि राजनयिक को सीमित काल का प्रत्यय पत्र सौंपा गया है तो उसका मिशन समाप्त होते ही अस्तित्व खो देगा। कई बार राजदूतों को वापस भी बुला लिया जाता है, तो राजदूतों को वापस बुलाना भी दौत्य संबंध की समाप्ति समझी जाती है। राजदूत को भेजने वाला राज्य उसे वापस बुला सकता है। इसका कारण राजदूत का त्यागपत्र, उसकी पदोन्नति या प्रेषक एवं ग्रहणकर्ता राज्य के बीच मनमुटाव और तनाव की वृद्धि आदि कुछ भी हो सकता है। वापस बुलाने का एक कारण राजनयिक का दुराचरण भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में ग्रहणकर्ता राज्य प्रेषक राज्य से प्रार्थना करता है कि राजनयिक को वापस बुला लिया जाए। 1809 में अमेरिकी सरकार ने वाशिंगटन स्थित ब्रिटिश दूत जैक्सन की वापस बुलाने की मांग की, क्योंकि उसने एक भोज के समय आपत्तिजनक बातें कही थी। 1952 में सोवियत संघ ने अमेरिकी राजदूत जॉर्ज कैनन को वापस बुलाने की मांग की, क्योंकि उसने आपत्तिजनक बातें कही थी। और इसी तरह जब पुर्तगाल के उपनिवेश की नीति के समर्थन के कारण भारत तथा पुर्तगाल के मध्य संबंध अमैत्रीपूर्ण हो गए थे, तब भारतीय राजनयिक को पुर्तगाल से वापस बुला लिया गया था। दिसंबर 2001 में पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त विजय नाम्बियार को पाकिस्तान द्वारा लगातार आतंकवाद में वृद्धि और आतंकवादी समूहों लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए-मोहम्मद के विरुद्ध कार्रवाई के लिए भारत की मांग के प्रति उत्तर न देने के कारण वापस बुला लिया गया था। तो इस तरह से और भी कई कारण होते हैं जिस वजह से वापस बुला लिया जाता है। जो राज्य अपने राजदूत को भेजता है वो उसे वापस बुला लेता है। फिर है दूत की जैसे पदोन्नति होने पर, जब एक राजनयिक अपने पद पर बने रहते हुए भी उच्चतर श्रेणी पर पदोन्नत कर दिया जाता है, तो उसका मौलिक मिशन इस प्रकार से समाप्त हो जाता है और उसे नया प्रत्यय पत्र प्राप्त करना पड़ता है। फिर है जैसे पद विमुक्ति। यदि ग्रहणकर्ता राज्य राजनयिक को पद से हटा दे तो उसका मिशन समाप्त हो जाता है। राजनयिक संबंध टूटने पर जब दूतावास के लोग राज्य की सीमा पार कर लेते हैं तो उनके विशेषाधिकार समाप्त हो जाते हैं। फिर है पारपत्र की मांग। वापस न बुलाए जाने पर भी एक राजनयिक ग्रहणकर्ता राज्य के दुर्व्यवहार से दुखी होकर स्वयं पारपत्र की मांग कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप राजनयिक संबंध भी टूट सकते हैं। युद्ध छिड़ने पर भी जब प्रेषक और ग्रहणकर्ता राज्य के बीच युद्ध छिड़ जाता है, तब भी दोनों देश अपने राजदूतों को वापस बुला लेते हैं। जैसे कि दिसंबर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान दोनों ही देशों ने अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया। कई बार संवैधानिक परिवर्तन भी राजदूतों को वापस बुलाने का कारण बन जाता है। यदि प्रेषक अथवा ग्रहणकर्ता राज्य का अध्यक्ष संप्रभु है तो उसके मरने या पद से हट जाने के कारण
उसके द्वारा भेजा गया या स्वीकार किया गया मिशन समाप्त हो जाता है तथा सभी राजनयिकों को नए प्रत्ययपत्र प्राप्त करने होते हैं। कई बार सरकार के क्रांतिकारी परिवर्तन के कारण भी ऐसा करना पड़ता है। तो प्रेषक अथवा ग्रहणकर्ता राज्य में क्रांतिकारी आंदोलन के परिणाम स्वरूप यदि नई सरकार बन जाए तो राजनयिक मिशन समाप्त हो जाता है। सभी राजनयिकों को नए प्रत्ययपत्र प्राप्त करने होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि क्रांति के परिणाम जानने के लिए न तो नए प्रत्ययपत्र भेजे जाएं और न ही राजनयिकों को वापस बुलाया जाए। ऐसी स्थिति में राजनयिक अंतर्राष्ट्रीय परंपरा के अनुसार सभी विशेषाधिकारों का उपभोग करेंगे। फिर कई बार जैसे राज्य का विलय हो जाता है तो उस समय भी प्रेषक या ग्रहणकर्ता राज्य का या अन्य किसी राज्य में विलय हो जाना उसके राजनयिक मिशन को समाप्त कर देता है। कई बार राजनयिक की मृत्यु भी हो जाती है तो राजनयिक की मृत्यु पर मिशन स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। जो ही राजनयिक की मृत्यु हो जाती है उसके कागजातों पर मोहर लगा देनी चाहिए। यद्यपि दूत की मृत्यु के साथ मिशन समाप्त हो जाता है किंतु उसके परिवार के सदस्यों और दूतावास के अन्य कर्मचारियों के विशेषाधिकार उनके रवाना होने तक बने रहते हैं। और जासूसी भी एक महत्वपूर्ण कारण माना गया है। जब दूतावास के कर्मचारी अपने उन्मुक्तियों का दुरुपयोग करके गुप्तचर का कार्य करते हैं तो उन्हें वापस बुलाने की मांग की जा सकती है। 3 सितंबर 1963 को दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान हाई कमीशन के 3 व्यक्तियों को एक होटल में भारतीय पायलट अधिकारी से गुप्त सूचनाएं प्राप्त करते हुए पकड़ा। भारत सरकार ने इन व्यक्तियों की वापसी की मांग पाक सरकार से की थी। फिर है अग्राह्य व्यक्ति। यदि राजदूत को ग्राही राज्य द्वारा अवांछनीय व्यक्ति घोषित कर दिया जाता है तो राजनयिक मिशन समाप्त हो जाता है। राजनयिक को अवांछनीय व्यक्ति घोषित करना ग्राही राज्य का अधिकार है जिसका प्रयोग वह बिना कोई कारण बताए कर सकता है। 5 दिसंबर 1992 को पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी मोहम्मद अशफाक को भारत ने इसलिए अवांछनीय घोषित कर दिया था क्योंकि उस पर भारतीय सेना के कनिष्ठ कर्मचारी से कुछ कागजात ग्रहण करने का आरोप था। इसी तरह पाकिस्तान ने जनवरी 2003 में भारतीय उच्चायोग के 3 राजनयिकों और 1 कर्मचारी को देश छोड़ने का आदेश दिया और कहा कि ऐसी गतिविधियों में लिप्त थे जो उनकी हैसियत के अनुरूप नहीं थी। पाकिस्तान ने उन चारों को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया। तो इस तरह से कई कारण होते हैं जिससे राजनयिक दूतों को वापस बुला लिया जाता है या वापस बुलाने की मांग की जाती है। तो राजनयिक मिशनों की समाप्ति के कुछ और भी उदाहरण हैं जिनके बारे में मैं बताना चाहूँगी। जैसे दक्षिण अफ्रीका की यूनियन ने वहाँ बसे हुए भारतीयों के साथ जातीय भेदभाव और पक्षपात की नीति के कारण बहुत बड़ा दुर्व्यवहार किया था। तो भारत सरकार ने इन परिस्थितियों में इसके विरुद्ध प्रतिवाद प्रकट करने के लिए या अपना प्रतिरोध प्रकट करने के लिए अपना हाई कमिश्नर वापस बुला लिया था। इसी तरह गोवा के प्रश्न पर पुर्तगाली सरकार द्वारा समझौते की बात चलाना बंद करने पर भारत सरकार ने जुलाई 1953 में लिस्बन से अपना राजदूत वापस बुला लिया। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे इंडोनेशिया और फिलीपाइन दोनों राज्य मलेशिया संघ के निर्माण के विरुद्ध थे, इसलिए संघ की स्थापना होते ही उन्होंने इससे अपना दौत्य संबंध भी तोड़ लिया था। क्यूबा जैसे देश में भी कास्ट्रो की साम्यवादी सरकार स्थापित होने पर उसका संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रबल विरोध उत्पन्न हुआ और 2 जनवरी 1961 को कास्ट्रो ने अपने एक भाषण में कहा कि क्यूबा की राजधानी हवाना में अमेरिकी दूतावास क्रांति विरोधियों का अड्डा बना हुआ है। इसके 300 कर्मचारी में से
80% गुप्तचर का काम कर रहे हैं। ये सरकार विरोधियों की सहायता कर रहे हैं, अतः इनकी संख्या घटाकर 11 कर दी जाए। शेष कर्मचारी 48 घंटे में वापस बुला लिए जाएं। तो इस तरह से क्यूबा में भी ऐसा उदाहरण हमें देखने को मिलता है। अमेरिकी सरकार ने कहा कि इतने कम कर्मचारियों में काम चलाना संभव नहीं है। इस दशा में वहाँ दूतावास रखने का भी कोई लाभ नहीं है। अतः संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या किया कि क्यूबा से दौत्य संबंध ही भंग कर दिए। जब क्यूबा ने अपने ज़्यादा कर्मचारी वापस बुलाने की बात कही तो अमेरिका ने ये स्पष्ट कह दिया कि फिर ये जो थोड़े से कर्मचारी है उससे काम करना इतना आसान नहीं है, इसलिए दौत्य संबंधों की उन्होंने समाप्ति कर दी। क्यूबा के साम्यवादी होने के कारण दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना, इक्वेडोर आदि 15 देशों ने क्यूबा से राजनयिक संबंध तोड़ लिए। तो देखिए आप कि किस तरह से राजदूतों की समाप्ति या राजदूतों को वापस बुलाना और उनके पीछे कई कारण हैं। बहुत सारे उदाहरण भी हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से राजनयिक मिशन की समाप्ति हो जाती है। कई बार जो मूल कारण मैंने बताया आप लोगों को, जैसे उद्देश्य पूरा होना या प्रत्ययपत्र समाप्त हो जाता है, या कभी पदोन्नति, पद विमुक्ति, या फिर संविधान में परिवर्तन, या किसी राज्य का अन्य राज्य में विलय हो जाए, राजनयिक की मृत्यु हो जाए, या और भी कई तरह के जासूसी कारण होते हैं जिससे दौत्य संबंध समाप्त हो जाते हैं। कई बार दौत्य संबंध समाप्त करने के पीछे कुछ अन्य देश का या किसी राज्य का हित भी होता है, और अपने हितों को या हितों की प्रबलता को देखते हुए वे अपने राजदूतों को वापस बुला लेते हैं, या दूसरे देशों से उनके राजदूत वापस भेजने की मांग भी वो करते हैं, और इस तरह से राजदूत वापस अपने स्थान पर आ जाते हैं या दौत्य संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। धन्यवाद।